रुद्र ने संभलते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और सामने किसी वहशी की जगह सिमरन को देखकर उसका डर खुशी में बदल गया। दोनों ने ट्रक में ही एक साथ रात गुजारी। जख्मी हालत में भी रुद्र खुद को सिमरन की ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पाया। रात भर दोनों ने जमकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया और फिर न जाने कब नींद के हवाले हो गए। अगले दिन रुद्र डीजल का बंदोबस्त करने के लिए प्लान के हिसाब से निकला। रुद्र और नीरज टेम्पो में सवार हो गए और आगे निकल पड़े। सलीम अकबर के साथ बैठकर उनके पिकअप वैन में निकल पड़ा। रिपेयर स्टेशन से निकलने के कुछ समय बाद ही वो सभी हाईवे के जंक्शन पर पहुंच चुके थे और उनके ठीक सामने पेट्रोल पंप दाईं ओर था। रास्ते में उनकी मुलाकात 3 दिशाहीन शैतानों से हुई जो कोई बड़ी समस्या नहीं साबित हुए। पेट्रोल पंप से कुछ मील की दूरी पर एक इमारत निर्माण का काम चल रहा था। रुद्र ट्रक साइड में लगाने का इशारा करते हुए उस धुंधली तस्वीर की ओर देखने लगा। रुद्र ने सभी को इशारा करके अपने पास बुलाया। हमें पहले अंदर के बारे में पता लगाना चाहिए। तुम में से कोई अंदर जाएगा और वहां का निरीक्षण करेगा, और अगर वहां कोई दिक्कत नहीं हुई तो अपना हाथ हिलाकर इशारा करना, वरना तुरंत भाग के हमारे पास आ जाना। ध्यान रहे, तुम्हें किसी से भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही अकबर सामने आया। वो लंबी कदकाठी वाला व्यक्ति था। वो इस काम के लिए सही रहेगा। तुम संभल के अंदर जाना। अगर तुम्हें कोई राक्षस दिखे तो तुरंत वहां से भाग लेना। ऐसी हालत में अखिल तुम्हें लेने के लिए वैन लेकर आगे आएगा, ठीक है? घबराना मत। अकबर ने जोर की एक सांस ली और हामी भरते हुए अपना सर रुद्र की तरफ देखकर हिलाया और फिर अपनी तलवार उठाई और आगे निकल पड़ा। नीरज, क्या अकबर तुम्हें कहीं दिखाई पड़ा? 10 मिनट वहां रुकने के बाद भी पंप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर सभी लोग गंभीर और चिंतित हो गए। मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? चलो चलकर देखते हैं। अखिल, मेरे साथ चलो। नीरज हम पर नजर बनाए रखेगा और कोई खतरा होने पर गाड़ी लेकर हमें बचाने आ जाएगा, ओके? इतना सुनते ही अखिल पीछे वैन से अपनी तलवार लेने गया। रुद्र, वो वहां खड़ा होकर हाथ हिला रहा है। जब अकबर निकलकर बाहर आया, उसके शरीर पर खून के कुछ छींटे थे। सभी लोग गंभीरता से उसकी तरफ देखने लगे। सब ठीक है, वहां केवल एक हैवान था जिसे मैंने रास्ते से हटा दिया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? मैंने सख्त हिदायत दी थी कि कुछ भी हो तुम दौड़कर वापस आओगे। अकबर ने अपने बचाव में वहां के हालात जाहिर किए कि मजबूरी में उसे पहले उस शैतान को मारना पड़ा। उस राक्षस का शरीर वहीं पड़ा था। उसके सिर 2 टुकड़ों में कटा हुआ था और उसमें उसका दिमाग अभी भी लटका हुआ था। अकबर ने अपने शरीर के विकास के लालच में उसे नहीं मारा था। रुद्र के मन में विचार आया कि उसके दिमाग पर अकबर का ही हक है। तुम उसका दिमाग निकाल लो। अकबर ने खुशी से उसके सिर में छोटा सा मांस का टुकड़ा उठाया और अपनी जेब में रखते हुए पीछे मुड़ा। रुद्र जल्दबाजी किए बिना उस जगह का परीक्षण करने लगा। वहां कुल मिलाकर 6 तेल के स्टोरेज थे, 4 पेट्रोल और 2 डीजल। पंप के गेट पर एक इंडिका कार खड़ी थी। उसके पीछे किसी पुरुष का शव पड़ा था। गाड़ी की टंकी तेल से पूरी तरह भरी हुई थी। लगता है यह शव उस गाड़ी के ड्राइवर का होगा। रुद्र, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। ये एक ऑफ रोड कार है। किसी भी ऊबड़ खाबड़ जगह पर यह आसानी से चल सकती है। पहाड़ों पर चढ़ने तथा उतरने के लिए यह सबसे मजबूत गाड़ी साबित होगी। ठीक है, जब हम यहां से निकलेंगे तो इसे भी अपने साथ ले लेंगे। अखिल तुम्हारी वैन चला लेगा। सुनते ही नीरज की आंखें चमक उठी और उसने गाड़ी में से चाबी निकालकर अपनी जेब में डाल ली। अखिल और अकबर पेट्रोल पंप का मुआयना कर रहे थे। वहां पर 2 छोटे तेल के स्टोरेज बने हुए थे। उन पर सीमेंट के ढक्कन लगे थे। अकबर ने अपने पिकअप वैन से एक बड़ा लोहे का हथौड़ा निकाला और 3 से 4 बार में उस टैंक के ढक्कन को तोड़ दिया। अकबर और नीरज उसमें से पेट्रोल निकालने लगे। रुद्र तथा अखिल डीजल के टैंकों की तरफ मुड़े। ये आखिरी ड्रम है, मैं सही कह रहा हूं ना? नीरज अपनी कमर पर हाथ रखकर उठने की कोशिश करते हुए रुद्र की ओर देखते हुए बोला, हाँ, हमने काफी तेल भर लिया है। चलो वापस चलते हैं। सभी पसीने से लथपथ थे और हांफ रहे थे। बारी बारी से तेल से भरे ड्राम गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। अकबर, तुम यहीं गाड़ी के पास रुको। हम पीछे जनरल स्टोर में से कुछ जरूरी सामान तलाश करके आते हैं। अकबर उन तेल से भरे डिब्बों को धक्का देते देते थक चुका था। उसने हाथ का इशारा देते हुए हामी भरी। तीनों बड़ी उत्साहपूर्वक उस स्टोर की तरफ चल पड़े। वहां खाने पीने के लिए काफी मात्रा में बिस्किट, चिप तथा चॉकलेट इत्यादि थे।
वो सभी लोग पिछले कुछ दिनों से अपनी जान बचाने के लिए जो खा रहे थे उससे ऊब चुके थे। वो सभी छोटे बच्चों की तरह उन पर टूट पड़े। रुद्र ने वहां से कुछ चीजें लेने का निर्देश देते हुए बाहर की तरफ झांका। हाँ, अकबर कहां चला गया? रुद्र गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे अकबर वहां खड़ा नहीं मिला। वो सोच में पड़ गया। अभी तो यहीं खड़ा था, पलक झपकते ही कहां गायब हो गया? नीरज कुछ खाने का सामान उस गाड़ी पर रखते हुए बोल पड़ा। रुद्र जैसे ही उसके पीछे खड़े ट्रक की ओर बढ़ने लगा, उसे कुछ महसूस होना शुरू हुआ। मुझे कुछ मत करना, मेरे पास खाने पीने की काफी सामान है, तुम सब ले लो। अकबर घुटनों के बल बैठा था और गिड़गिड़ा रहा था। जिस वक्त धरती पर कयामत आई थी, तब शहर की पुलिस भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ गुंडे बदमाश उनकी हिरासत से निकल गए। लगभग शहर का आधा पुलिस बल हैवानों में तब्दील हो चुका था। वो लोग कुछ दिन छिपते छिपाते अपनी जान बचा रहे थे। जब वो उसी जनरल स्टोर में जाना चाहते थे ताकि वहां से कुछ खाने का सामान लूट सके, उन्होंने पाया कि एक इंसान खाने पीने की वस्तुओं के साथ एक ट्रक के करीब खड़ा है। वो उसे लूटने के इरादे से आए थे। हमें अपनी गाड़ी की चाबी दो और पीछे हट जाओ, हम इसे छोड़ देंगे। अकबर के बाकी साथियों को वहां देखकर एक बदमाश ने अपने पास से एक पिस्टल निकाली और उसके सर पर रखते हुए चिल्लाया। उसके पीछे 3 और लोग हाथों में धारदार हथियार लिए खड़े थे। उनमें से एक ने अपनी जेब से एक चाकू निकाली और अकबर के गर्दन पे लगा दी। हड़बड़ाहट में चमड़े का ऊपरी हिस्सा कट जाने से उसकी गर्दन से खून निकल पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीरज चीख पड़ा। उसे आक्रोश में आता देख रुद्र ने उसे पकड़ लिया। कुछ बदमाश उसकी तरफ देखकर अपने हाथ में रखा हथियार हिलाने लगे। चुपचाप खड़े रहो वरना। अकबर के माथे में जोर से बंदूक की नली दबाते हुए पहला बदमाश चिल्लाया। रुद्र समझ चुका था कि इन बदमाशों से सीधे सीधे नहीं लड़ सकता। तुम लोगों का बॉस कौन है? सिर्फ उससे ही बात करना है। लगता है कयामत के बाद कुछ लोग हैवान और बाकी बचे लोग हिजड़े बन गए हैं। एक बदमाश ने रुद्र को जलील करते हुए कहा, इस छोकरे ने बताया कि तू ही इन लोगों का बॉस है। चल गाड़ी की चाबी निकाल। बॉस कुछ बोल रहे तेरे को? उनमें से एक बदमाश आगे बढ़कर अकबर के पेट में अपने पैर से एक जोर का प्रहार किया और रुद्र की तरफ देखते हुए चिल्लाया। अचानक हुए जोर के प्रहार से अकबर के मुंह से खून निकल पड़ा। अकबर! अकबर! नीरज अकबर को उठाना चाहता था, लेकिन उस बदमाश के हाथ में रखी बंदूक को देखकर वो रुक गया। रुद्र ने अकबर की तरफ देखते हुए धीरे से कुछ कहा। उस बदमाश की आंखें चमक उठी। उसने अपने साथ में खड़े अपने आदमियों के हाथ में बंदूक पकड़ाते हुए अपनी कमर के पीछे से एक और बंदूक निकाली। उसने वो बंदूक रुद्र की तरफ करते हुए उसे चलने का इशारा किया। तुम लोग देखो रे, मैं इस छोकरे से चाबी लेके आता है। ज्यादा शान पट्टी की तो ठोक देना। उस बदमाश ने रुद्र को धक्का दिया। रुद्र बिना कोई हरकत किए खड़ा रहा और फिर उसके साथ स्टोर की ओर बढ़ गया। बॉस, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। रुद्र ने चापलूसी के भाव से कहा। उसे रुद्र काफी डरा हुआ प्रतीत हुआ। उसकी तरफ से निगाहें फेरते हुए वो गुंडा बोला, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर अपने साथ ले जाऊंगा, यदि तुम अपने दोस्तों को मार दोगे। रुद्र चुप रहा और दोनों स्टोर के अंदर चले गए। अब उन्हें पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा था। किधर है चाबी? तू बोला कि इधर रखा है, आगे किधर को लेके जा रहा है? उस बदमाश को प्रतीत हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा और बंदूक रुद्र की तरफ बढ़ाने लगा और वो अचानक स्तब्ध हो गया। उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। मैं बोला रुद्र ने अपनी कमर में रखे हुए खंजर से उसके ऊपर वार किया, जिससे उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया और चारों तरफ खून पसर गया। और बिना देर किए दूसरे वार के साथ रुद्र ने उसकी खोपड़ी खोल दी थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। आजकल कोई भी गुंडा बन जाता है। फिर रुद्र ने उसके कटे हुए हाथ को जमीन से उठाया और उसमें से बंदूक लेकर उसे निहारने लगा। वो एक 7th स्टाइल पिस्टल थी। हालांकि इस बंदूक का वहशियों पर इतना कुछ खास असर नहीं दिखाई देता, लेकिन यह किसी आम इंसान के लिए खतरनाक जरूर साबित हो सकती थी। उसकी मैगजीन में 7 गोलियां थीं और 2 खाने खाली थे।
रुद्र ने उस पिस्टल को अपने पास रख लिया और खिड़की से झुककर बाहर की ओर झांकने लगा। वहां कुछ बदमाश पिकअप वैन से खाना लेकर खा रहे थे। बहुत बोल रहा था ना तू भी, अब बोल क्या बोल रहा था, कहते हुए उनमें से एक बदमाश ने नीरज के चेहरे पर जोर से प्रहार किया। नीरज के चेहरे पर एक लाल निशान उभर आया। उसके मुंह के कोने से कुछ खून की बूंदें गिर पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा। सभी बदमाश हंस पड़े। रुद्र दौड़ते हुए उनकी ओर वापस आया और डरने का नाटक करते हुए बोला, तुम्हारे बॉस को उन हैवानों ने घेर रखा है, वो उनसे लड़ रहे हैं, मैं किसी तरह उनसे बचकर आया हूं। उनमें से एक, जिसके हाथ में पिस्तौल थी, वो आगे आया और ज्यों ही वो रुद्र के नजदीक पहुंचा, उसने खंजर के एक वार से ही उसे धराशायी कर दिया और उसकी बंदूक भी अपने ताबे में ले ली। नीरज और अखिल इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों बदमाशों पर टूट पड़े। अब वो 2 थे और ये 3, और पिस्तौल भी उनके पास नहीं थी। अकबर ने भी अपने दोनों हाथों से चाकू को पकड़ा और उस बदमाश को जमीन पर पटक दिया। हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। वो बदमाश चिल्ला उठे और रोने लगे। उनके हाथों से हथियार नीचे छूट पड़े। रुद्र ने बंदूक उठाई और तीसरे बदमाश की तरफ निशाना लगाया। बड़े भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अखिल और नीरज ने उनके फेंके हुए हथियार तुरंत उठा लिए। तुम्हें मेरे चेहरे पर वार नहीं करना चाहिए था। नीरज ने एक लोहे की छड़ उस बदमाश के ऊपर दे मारी जिसने उस पर प्रहार किया था। आखिरी बदमाश अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। ये वही था जिसने अकबर की गर्दन पर चाकू लगा रखी थी। अगर तुम्हें इसे मारना है तो मार डालो। रुद्र ने अपना खंजर अकबर की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिसमें अभी भी उस दूसरे बदमाश का खून लगा हुआ था। अकबर ने वो खंजर थामा और सीधा उसकी छाती पर वार करने लगा। अकबर वो खंजर उसके सीने में गोदते हुए चिल्ला पड़ा, अब बोल, अब बोल, अब बोल। रुद्र जानता था कि अपने दुश्मन को कमजोर समझकर छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है, इसलिए उसने सभी को खत्म करने का आदेश दिया। तभी गुर्राते हुए वहशियों का एक गुट उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन्हें दूर से आती आवाज सुनाई दी। शायद वो यहां हो रहे झड़प से होने वाली आवाज को सुनकर यहां आ रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो, निकलो, निकलो। रुद्र आवेश में चिल्लाया और दौड़ के नीरज के ट्रक के ऊपर चढ़ गया। पर अब जो हुआ उसकी रुद्र ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी गाड़ी कई बार चाबी घुमाने पर भी स्टार्ट नहीं हुई। दरिंदे अब काफी पास आ चुके थे। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रक्त तृष्णा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।